वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट। टुडे वी विल डिस्कस ईयर हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड, जिसको विलियम शेक्सपियर ने 1591 में लिखा था और इसको उन्होंने 1623 फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराया था। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है, इसको आप ध्यान से रीड करेंगे, इसके कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद रिचर्ड थर्ड को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। ये टेट्रोलॉजी यहाँ चल रही है। ठीक है, जो फोर्थ प्लेस क्रोनोलॉजिकल प्ले जो शेक्सपियर ने लिखे थे। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। इसको 1623 फर्स्ट फोलियो में विलियम शेक्सपियर ने पब्लिश कराया था। ठीक है, चैनल पर जाकर आप अदर वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हेनरी फोर्थ विलियम शेक्सपियर ने, ये एक हिस्ट्री प्ले है और ऐसा माना जाता है कि ये उन्होंने 1591 में हेनरी सिक्स के शासनकाल के दौरान लिखा था, जहां पर हेनरी सिक्स पार्ट वन इंग्लैंड में जो फ्रेंच टेरिटरीज हैं उनके लॉस और जो पॉलिटिकल मैकेनिशंस है और वार ऑफ रोजेस है उस पर वहां डिस्कशन होता है। वहीं हेनरी टू फोकस करता है, हेनरी सिक्स पार्ट टू फोकस करता है जो राजा की इनएबिलिटी है और जो नॉबल्स हैं उनका बिछड़ जाना और उनके बीच संघर्ष होना, उस चीज को यहाँ दिखाता है कि किस तरह से फ्रांस वहां पर अपना जो युद्ध है उसमें हार जाता है। ठीक है, ये सब कुछ वहां दिखाते हैं। उसके बाद सिंहासन पर वो दावा करते हैं। हेनरी थर्ड सिक्स में जो हॉरर्स और कॉन्फ्लिक्ट टू फैमिलीज के बीच उत्पन्न होता है उसको यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से एक दूसरे को बंदी बनाते हैं और निर्वासित वहां से करते हैं। ठीक है, जो मार्गरेट है उसके पास शक्ति आ गई है और हेनरी और एडवर्ड एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, यानी कि वो दोस्त नहीं हो सकते। वो सब कुछ हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से एक नेशन टू पार्ट्स में बढ़ गया है, फैमिली में ब्रेक डाउन हो गया है और यहाँ पर एक दूसरे को वो बंदी बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर एडवर्ड जो है वो उसकी जीत हो जाती है। ठीक है, अब प्ले में हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड के फीचर्स हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट सॉलिलॉक्वीज बोली गई है, यानी कि शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उनमें अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सबसे लंबी सॉलिलॉक्वीज किसमें बोली गई है, तो वो हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड में बोली गई है। सॉरी। और बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बैटल सीन्स भी हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड में यहाँ पर शो किए गए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। कैरेक्टर्स की बात करते हैं। किंग हेनरी सिक्स जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड है, क्वीन मार्गरेट हेनरी सिक्स की क्वीन है, एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स हैं जो उनके बेटे हैं, लॉर्ड क्लिफोर्ड मिलिट्री कमांडर हैं, अर्ल ऑफ वारविक भी इसमें है और ड्यूक ऑफ नॉर्थफोल्क भी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्ट फर्स्ट की बात करते हैं। एक्ट फर्स्ट में हेनरी सिक्स के जब राज्य था उनकी पार्ट थर्ड शुरू होता है वारविक से। ठीक है, ये शुरू होता है वारविक से जहां पर हेनरी को युद्ध में हरा दिया जाता है और जैसे ही यार्क और हेनरी अपने थ्रोन रूम में मिलते हैं, हेनरी यार्क को उत्तराधिकारी बनाने के लिए मान जाते हैं। ठीक है, जिससे मतलब उनके जो उनके खुद के बेटे हैं हेनरी के, प्रिंस एडवर्ड, उसको बहुत ज्यादा धक्का लगता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और द थॉट ऑफ हर्स नॉट इन पावर, और इस बात का पता चलते ही जो क्वीन मार्गरेट है वो यार्क के सामने अपनी आर्मी खड़ा कर देती है। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके जो सन है उसको विरासत से बेदखल कर दिया गया है, तो वो वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो इसके बाद वो यॉर्क को पकड़ लेती है, उस पर टॉन्ट मारती है और उसको वहां मार डालती है। अब ये जो क्लिफोर्ड है एड्स हर, क्लिफोर्ड उनकी हेल्प करते हैं, किसकी, मार्गरेट की। ठीक है, यहाँ पर क्लिफोर्ड अब उसकी हेल्प करता है और ये कॉट बोली जाती है, हैविंग नथिंग नथिंग कैन बी ही लॉस्ट। ठीक है, कुछ भी नहीं है और वह कुछ भी नहीं खो सकता। ये एक्ट थर्ड सीन थर्ड में ये लाइन बोली गई है। एक्ट टू की बात करते हैं। अब ये जो एक्ट टू में यार्क के सन है एडवर्ड एंड रिचर्ड हेनरी के अगेंस्ट अपनी ऑथ को रिपीट करते हैं और जो क्वीन है वो क्वीन वहां से अपनी सेना के सामने मीन्स वो पीछे हटने के बाद जो वारविक है उसको अपना हेल्पर बना लेती है। ठीक है, ये मार्गरेट और क्लिफोर्ड वहां पर हेनरी को कन्विंस करने का काम करते हैं कि यॉर्क के साथ जो संधि हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, उस पर हम क्या करते हैं, कायम रहते हैं। तो रद्द करने की बात करते हैं मार्गरेट और क्लिफोर्ड कि जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसको रद्द कर दो। लेकिन ये जो हेनरी है वो यहाँ पर हिचकिचाता है और नेक्स्ट बैटल होता है किंग हेनरी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो युद्ध वहां पर अब शुरू हो जाता है, किंग हेनरी और अपनी प्रजा का जो
फादर और सन दोनों सिविल वार, वहां पर युद्ध होता है कि मुझे अपने बेटे से ही युद्ध करना पड़ेगा, और इसी विचार से वो पीछे हट जाता है कि मैं कैसे अपने बेटे के साथ युद्ध कर सकता हूँ। हेनरी वहां से स्कॉटलैंड भाग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्कॉटलैंड जैसे ही वो भाग जाता है, ड्यूक ऑफ यॉर्क इज विक्टोरियस, तो ड्यूक ऑफ यॉर्क वहां पर जीत जाते हैं। कौन? एडवर्ड। अब जो एडवर्ड है वो इंग्लिश थ्रोन का वहां दावा करता है। ठीक है, अब जो वारविक है, वारविक को फ्रांसीसी राजा की सिस्टर के साथ शादी करने के लिए बोला जाता है। उसे मैनेज किया जाता है कि जो फ्रेंच के किंग हैं उनके साथ उनकी सिस्टर की शादी कर दी जाए। अब वारविक वहां से चला गया, और वारविक के जाते ही जब एडवर्ड उस लेडी ग्रे को देखता है तो वो उस पर मोहित हो जाता है, यानी कि वो उससे लव करने लगता है। एक्ट थर्ड में यहाँ पर हेनरी वापस वेश बदल कर आता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और कैद कर लिया जाता है। रिचर्ड जो कि ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर है, वो वहां पर अपने आप को राजा बनाने की इच्छा जाहिर करता है, यानी कि उसकी इच्छा है कि मुझे राजा बना दिया जाए। ये जो क्वीन मार्गरेट और प्रिंस हैं, वो फ्रांस में अब हेल्प के लिए ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई हेल्प मिल जाए फ्रांस में ना। अब वे वहां पाते हैं कि जो वारविक है उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। अब वो इस न्यूज से परेशान है कि एडवर्ड ने भी उस लेडी ग्रे से शादी की हुई है, और यहाँ ये वारविक भी सोच रहा है कि शादी करना है, शादी उसी लेडी से। वारविक वहां पर अपने आप को इंसल्ट फील करता है, और फिर मार्गरेट की जो फोर्स है उसको ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, वारविक को इंसल्ट फील होती है और फिर मार्गरेट के साथ वो जुड़ जाता है, और वो अपनी बेटी की शादी प्रिंस एडवर्ड से कराने के वहां बोलता है कि प्रिंस एडवर्ड से मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। ठीक है, एक्ट फोर्थ में सेम टाइम जो जॉर्ज एडवर्ड एंड रिचर्ड के भाई हैं, जॉर्ज, ये एडवर्ड और रिचर्ड के भाई हैं, ये ड्यूक ऑफ क्लरेंस हैं, इस शादी से नाखुश हैं और वॉरविक से जुड़ जाते हैं, क्योंकि एडवर्ड ने शादी की थी, उससे नाखुश हो जाते हैं लेडी ग्रे से। तो लेडी ग्रे से एडवर्ड ने शादी की थी, तो वो एडवर्ड से नाराज है। ठीक है, जॉर्ज जो कि उनके भाई है, वो भी वारविक से जुड़ जाते हैं, और दोनों मिलकर किंग एडवर्ड को प्रिजनर बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कोट आती है, सस्पिशियन ऑलवेज हॉन्ट्स द गिल्टी माइंड। ठीक है, जो गिल्टी माइंड होता है वो हमेशा सस्पिशियस रहता है, यानी कि संदेह में रहता है। एक्ट फिफ्थ सीन 6 की लाइन है। अब जो एडवर्ड है, रिचर्ड की मदद से, अपने ब्रदर रिचर्ड की मदद से एडवर्ड वहां से भाग जाता है। ही रिकैप्चर्स किंग हेनरी, और फिर वह राजा हेनरी को पकड़ लेता है, उनको जेल में डाल देता है और टावर में कैद कर लेता है। यहाँ पर भी हेनरी को कोई आराम नहीं मिल पाता। ठीक है, क्योंकि वो जेल में है। एक्ट फिफ्थ में अभी भी हेनरी के जेल की परवाह ना किए हुए वो मजबूत बना रहता है, और वॉरविक जो है वो किंग एडवर्ड के सामने झुकने से मना कर देता है कि नहीं, मैं जो है आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। अब जो जॉर्ज है वो एडवर्ड की सेना को फिर से ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, जॉर्ज एडवर्ड में की सेना में फिर से ज्वाइन हो जाता है। इससे एडवर्ड का सामना क्वीन मार्गरेट से होता है। प्रिंस एडवर्ड को, अब यहाँ जो ये प्रिंस एडवर्ड है उसको एडवर्ड, जॉर्ज और रिचर्ड तीनों ने मिलकर मार डाला है। ठीक है, ये कौन है? तीनों तीनों भाई हैं, एडवर्ड, जॉर्ज और रिचर्ड। इन तीनों ने मिलकर जो प्रिंस एडवर्ड है उनको मार डाला है। अब मार्गरेट भी यहाँ पर उनसे गुहार लगाती है कि वो उसे भी मार डाले। ठीक है, लेकिन इसके बदले उसे मारते नहीं हैं, फ्रांस से एग्जाइल्ड कर देते हैं, फ्रांस से निर्वासित कर देते हैं। एडवर्ड और उसकी क्वीन एलिजाबेथ, यानी कि लेडी ग्रे जिसकी बात हो रही है, वो वहां पर अपने आप को एंजॉय करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जो रिचर्ड है उसने किंग हेनरी को ढूंढा और फिर उसे भी मार डाला। अब वह अपने आप को वहां का राज्य हड़पने की योजना बना रहा है। ठीक है, रिचर्ड रिचर्ड अपने आप को सोच रहा है कि मैं राजा बन जाऊं। अब वह, जिसका जो डिस्क्रिप्शन है वो शेक्सपियर के नेक्स्ट प्ले में आपको देखने को मिलेगा, रिचर्ड थर्ड में। ठीक है, तो ये स्टोरी जारी रहेगी, अपनी प्रिपरेशन जारी रख